हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज के इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र फर्स्ट कक्षा 12th विषय भूगोल। साथियों, अब की बार जो आपका मॉडल पेपर है वो बहुत ही सरल तरीके से है, आपका पेपर आने वाला है। आप आराम से 100 में से 100 नंबर हासिल कर सकते हो। इसलिए आप अभी भी अपने बोर्ड की जो बुक्स आती है, जो आपको टीचर्स पढ़ाते हैं, उसको ध्यान से पढ़िएगा। अब की बार छोटे प्रश्नों का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आप अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे, सभी मॉडल पेपर हल करने वाले हैं संजीव डैश्वर के। तो आप अभी हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ा जाएं, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि और भी हम जो वीडियो ऐप पर इस पर डालेंगे ताकि आपको जल्दी उस नोटिफिकेशन मिल जाएं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने जितने भी साथीगण हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करना। चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, नवनिश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की है? तो नवनिश्चयवाद की जो संकल्पना है वो ग्रिफ्थ टेलर ने है वो प्रस्तुत की है। वह ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। दूसरा आंसर है, जो प्रश्न है आपका, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का सूत्र क्या है? तो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का सूत्र है जन्म माइनस मृत्यु। ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल नंबर फर्स्ट। ठीक है। सवाल संख्या 3 है आपका, निम्नलिखित में से किस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है? तो यहाँ पर समता उपागम है, जो किसने दिया है? वो अमर्त्य सेन ने दिया था। ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। सवाल संख्या 4 है, प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं। तो प्राचीनतम ज्ञात जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनमें भोजन संग्रहण और आखेट आता है। बहुत ही सरल सवाल आपकी परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। आप रेगुलर हमारे चैनल से क्लास लीजिएगा, ये छोटे वाले सवाल आपको हूबहू देखने को पेपर के अंदर मिल जाएंगे। अगला सवाल है, प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं, ये तो हो गया। और पांचवा हमारा सवाल है, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो यहाँ पर साथियों, जो पूंजीवाद जो अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। 6 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से परिवहन का प्रकार नहीं है। तो परिवहन का प्रकार कौन सा नहीं है? यहाँ पर जो मोबाइल है ये परिवहन का प्रकार नहीं है। सड़क है, जल है, वायु है, ये परिवहन का है जो प्रकार है। सड़क परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। ठीक है ना? नेक्स्ट अपना 7वां सवाल है, स्वेज नहर किस देश में स्थित है? अच्छा सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। स्वेज नहर किस देश के अंदर स्थित है? तो स्वेज नहर है वो मिस्र देश के अंदर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल संख्या 8 है हमारा, कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है? तो ये किस नदी पर स्थित है? ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। अगला 9 नंबर सवाल है, ग्रियर्सन के अनुसार भारत में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो ग्रियर्सन के अनुसार भारत में भाषाओं की संख्या यहाँ पर कितनी है? 169 है। कितनी है? 169 है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल 10वें है हमारा, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध किस राज्य से है? तो नीरू मीरू जो कार्यक्रम है इसका संबंध है राजस्थान से है। नेक्स्ट सवाल संख्या 12 है हमारा, यमुना नदी के किन दो शहरों के मध्य सबसे अधिक प्रदूषित नदी है? यहाँ पर हमें बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। जो यमुना नदी है किन दो शहरों के मध्य सबसे अधिक प्रदूषित नदी
है? तो साथियों इसका आंसर है अपने दिल्ली से लेकर इटावा के मध्य ये नदी है और सर्वाधिक प्रदूषित है। दिल्ली से इटावा उत्तर प्रदेश के मध्य ये नदी क्या है? सर्वाधिक जो प्रदूषित है। और इटावा के अंदर यमुना के अंदर है और चंबल नदी मिल जाती है। यहाँ पर चंबल का जो संगम है वो इटावा के अंदर होता है। नेक्स्ट है सवाल संख्या 13, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम का है अयस्क है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सवाल संख्या अगला है हमारा, भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब होती है? 1853 के अंदर होती है। आपको बताना है कि भारत में प्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी। इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट अपना सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भू आबद पतन है? अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? तो यहाँ पर है इसका सही आंसर होगा आपके वायु प्रदूषण। ठीक है ना। यहाँ पर साथियों इसका आप करेक्शन कर लेना। सवाल संख्या 15 का सही जवाब विशाखापट्टनम होगा, यह नहीं हल्दिया नहीं है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप करेक्शन करने का, गलती से ये बोल दिया गया यहाँ पर भू आबद पतन बोला गया है, तो इसका सही आंसर है विशाखापट्टनम। ठीक है। आगे दूसरा सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है यहाँ पर, अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश हुए हैं जिनका स्कोर 0.800 से ऊपर है। ठीक है ना। दूसरा सवाल है, मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों का समान महत्व दिया जाता है। ठीक है। तीसरा है, प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है तो वह नोडे क्या कहलाते हैं? योजक कहलाते हैं। चौथा है, यूरोप में विश्व का संगतम रेल तंत्र पाया जाता है। तो आपसे पूछे विश्व का संगतम रेल तंत्र कहाँ पाया जाता है? तो यूरोप में पाया जाता है। पांचवा है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार लगा लीजिए। आपकी परीक्षा के अंदर ये सवाल पूछा जा सकता है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा के अंदर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, राष्ट्रीय युवा नीति फरवरी 2014 में आरंभ की गई। ठीक है। अगला सवाल है, भारत में नगरों का अभ्युदय प्रागैतिहासिक काल से हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल संख्या 8, भारत की अधिकतम जनसंख्या का प्रमुख भोजन क्या है? चावल है। क्या है? चावल है। सवाल संख्या 9 है, सिंचाई की व्यवस्था बहुफसलीकरण को संभव बनाती है। और 10वां सवाल है, यहाँ पर आपके इंदिरा गांधी नहर पंजाब में हरी के बांध से निकलती है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इस प्रकार आपके छोटे सवाल 8+5 यानी 13 नंबर आपको बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल पढ़ाई करोगे तो भी आपको मिल जाएंगे, इसलिए इनको अच्छे से आप पढ़ना है। हर एक प्रश्न यहीं से आने वाला है, आपके सिलेबस से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है ना। तो आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दी जाएगी। अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का लिंक आपको वहां मिल जाएगा और इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की ये परिभाषा किसने दी? तो ये परिभाषा रेट जेल ने दी है और ये कई बार परीक्षा के अंदर सवाल पूछा गया है। जनसंख्या परिवर्तन के दो घटकों के नाम लिखिए। तो दो घटक है जन्म और प्रवास। तीसरा है, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का 131वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 131वां स्थान है। चौथा सवाल है, विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ लिखिए। तो विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना।
क्या बनाना, हाथ से बनाना विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है। WTO का पूरा नाम बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। और यहाँ पर आपको है, ऊपर जो ऑप्शन वाले सवाल थे वहाँ भी आपको पूछा जा सकता है ये सवाल कि WTO का पूरा नाम क्या है। वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन भी मिल सकते हैं। तो WTO का पूरा नाम है विश्व व्यापार संगठन। क्या है? विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट छठा सवाल है, विश्व के जल संसाधनों का कितने प्रतिशत भाग भारत में है? तो विश्व के जो जल संसाधन है उनका 4% भाग है वो भारत में है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगला सवाल है अमन, ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? तो विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि का मानव की सैन्य सीमा से अधिक तथा असहज होना ही ध्वनि प्रदूषण है। अब बात करेंगे आपके लघु उत्तरात्मक प्रश्नों की। चौथा सवाल है, और चौथा सवाल है मानव भूगोल के क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो मानव भूगोल के निम्नलिखित क्षेत्र है। पहला क्षेत्र है सामाजिक भूगोल। इसमें व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल में चिकित्सा भूगोल शामिल है। दूसरा है नगरीय भूगोल। तीसरा है राजनीतिक भूगोल, इसमें है वो निर्वाचन व सैन्य भूगोल शामिल है। चौथा जनसंख्या भूगोल, पांचवा आवास भूगोल, छठा आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल के अंदर है संसाधन, कृषि उद्योग, विपणन, पर्यटन एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल शामिल है। बात करते हैं सवाल संख्या 5 की। आपके अनुसार एक विकसित राष्ट्र के लिए जननांगीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग बताइएगा। तो इसका सही आंसर है, एक विकसित राष्ट्र में जननांगीय संक्रमण सिद्धांत के उपयोग द्वारा हम उस देश की जनसंख्या का वर्णन कर सकते हैं एवं उस राष्ट्र की भविष्य की जनसंख्या का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है, और इससे विकसित राष्ट्र को अपनी विकास दर को बनाए रखने में मदद मिलती है तथा वह भविष्य की योजना आसानी से बना सकते हैं। तो ये जननांगीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग है, आपको ध्यान में रखना है, परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। सवाल संख्या 6, कारखाना कृषि क्या है? तो कारखाना कृषि क्या है? कृषि व्यापार हेतु की जाने वाली कृषि को कारखाना कृषि कहते हैं। कृषि व्यापार एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है जो औद्योगिक पैमाने पर की जाती है, और इसका वित्त पोषण प्राय वह व्यापार करता है जिसकी मुख्य रुचि कृषि के बाहर हो। कृषि व्यापार फार्म से आकार में बड़े, यंत्रीकृत, रसायनों पर निर्भर एवं अच्छी संरचना वाले होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सवाल संख्या 7 की, बाह्य स्रोतन किसे कहते हैं? तो बाह्य स्रोतन अथवा ठेका देना दक्षता को सुधारने और लागतों को घटाने के लिए किसी बाहरी अभिकरण को काम सौंपना है। जिन व्यापारिक क्रियाकलापों को बाह्य स्रोतन किया जाता है उनमें सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, ग्राहक सहायता, कॉल सेंटर सेवाएं और कई बार विनिर्माण तथा अभियांत्रिकी भी शामिल की जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सवाल संख्या 8 की, नौसेना पतन से आप क्या समझते हैं? नौसेना पतन विशेष रूप से सामरिक महत्व की पतन होते हैं। ये पतन युद्धक जहाज़ों को सेवाएं देते हैं तथा उनके लिए मरम्मत कार्यशालाएं चलाते हैं, और भारत में कोची और कारवाड़ इस प्रकार के पतन का उदाहरण है। तो नौसेना पतन कौन कौन से हैं भारत में? कोची और कारवाड़ पतन, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं सवाल संख्या 9 की, जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित कीजिए। जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। ये परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। इसे निश्चय निरपेक्ष संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में भी अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा आप आसानी से लिख सकते हो। स्मार्ट सिटी मिशन वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्मार्ट सिटी मिशन
का उद्देश्य बताइए। तो स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य उन शहरों को बढ़ावा देना है जो आधारभूत सुविधाएं, साफ तथा सतत पर्यावरण और अपने नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान करते हैं। स्मार्ट शहरों की एक विशेषता आधारभूत सुविधाओं और सेवाओं के लिए स्मार्ट समाधानों को लागू करना है। इस योजना का उद्देश्य एक ऐसे सघन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना है जो एक मॉडल के रूप में अन्य बढ़ते हुए शहरों के लिए लाइट हाउस का काम करें। तो स्मार्ट मिशन को आपको ध्यान में रखना है। और अगला सवाल आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा सवाल है और कई बार परीक्षा के अंदर ये पूछा जा सकता है। पिछले पेपर आप देख सकते हो। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना पर टिप्पणी लिखिएगा। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है? इस परियोजना के अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबी 4 या 6 लेन वाली उच्च संघनता के यातायात गलियारों का निर्माण किया जा रहा है। ये परियोजना देश के 4 विशाल महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ती है। स्वर्णिम चतुर्भुज के निर्माण के बाद भारत के इन महानगरों के मध्य समय, दूरी और यातायात में आने वाली लागत महत्वपूर्ण रूप से कम हो जाएगी। तो ये परीक्षा की दृष्टि से अच्छा सवाल है, आपको याद रख कर के जाना है। 100% परीक्षा के अंदर ये पूछा जा सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आज़ादी के बाद भारत के आयात संगठन के बदलते प्रारूप का संक्षेप में समझाइएगा। 1950 एवं 1960 के दशक में भारत द्वारा खाद्यान्न, पूंजीगत माल, मशीनरी एवं उपकरणों आदि का आयात किया जाता था। उद्योगों में कच्चे माल एवं ईंधन के रूप में पेट्रोलियम तथा इसके उत्पादों का उपयोग होने के कारण वर्तमान में इसके आयात में तीव्र वृद्धि हुई है। इनके अतिरिक्त भारत में अन्य वस्तुएं जैसे मोती व उपरत्न, स्वर्ण हो गया, चांदी हो गई, धातु में अयस्क हो गया, धातु छीजन, एलॉय धातुएं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं आदि के आयात में वृद्धि हुई है। अगला सवाल है जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन करें। तो जल प्रदूषण के कौन कौन से स्रोत है? बहुत ही सरल सवाल है, आप आसानी से कर पाओगे। जल प्रदूषण प्राकृतिक एवं मानवीय स्रोतों से होता है। प्राकृतिक स्रोतों में अपरदन, भूस्खलन, पेड़ पौधों तथा मृत पशुओं के सड़ने आदि से होता है। मानवीय स्रोतों में जल प्रदूषण के कई स्रोत हैं, जैसे उद्योगों का कचरा एवं रसायन जल में प्रवाहित करना, मल मूत्र का जल में बहाव, नगरीय वाही जल, कृषि में रासायनिक पदार्थों का उपयोग, धार्मिक मेले, पर्यटन आदि से जल तीव्र गति से प्रदूषित हो रहा है। नेक्स्ट अपना खंड 6 है। यहाँ पर आपको है वो 3 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। खंड 6 के अंदर आपको हर एक प्रश्न को आसानी से हल करना है, तब जाकर आप 100 में से 100 नंबर ला पाओगे। अभी आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। इस समय का आप सही उपयोग करके अपनी परीक्षा में 100 में से 100 नंबर ला सकते हो। निश्चित रूप से आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आप मेरिट में भी आ जाओगे। इस पढ़ाई करनी पड़ेगी मेरिट में आने के लिए, पास होने के लिए भी पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सवाल संख्या 14। निम्नलिखित पार महाद्वीपीय रेल मार्गों पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके है पार साइबेरियन रेल मार्ग और पार कैनेडियन रेल मार्ग। अलग अलग तरीके से अपन बात करते हैं इन पर और अथवा के अंदर पूछे जाएंगे। ये आपको एक डबल मौका मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दूसरा सवाल है निम्नलिखित समुद्री मार्गों पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो 16 से मैं बाद में आगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं आपको बता दूंगा, बाकी आप स्वयं कर लेना, ठीक है ना। बाकी आपको इसकी PDF है मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसकी PDF है वो लेकर पढ़ सकते हो। संपूर्ण ये डैश वर्क आपको हल करवाई जाएगी, बाजार से लाने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है। बाजार से अगर आप लाना चाहते हो तो इसका 100 रुपये एक पुस्तक का पेमेंट लगता है। आप मत लेके आओ तो भी चलेगा, क्योंकि मैं पूर्णतः हल करवा दूंगा, ठीक है।
यहाँ पर इस प्रश्न के अंदर थोड़ा इनको आप ध्यान में रख लेना। एक बार मैं बता ही देता हूँ। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, ये समुद्री मार्ग औद्योगिक दृष्टि से विकसित विश्व के दो प्रदेशों यथा उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिम यूरोप को आपस में मिलाता है। विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इस मार्ग के द्वारा प्रवाहित होता है और इसी कारण ये विश्व का व्यस्ततम व्यापारिक जल मार्ग है और इसीलिए इसे वृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। दूसरा अपना है भूमध्य सागर हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग। ये समुद्री मार्ग प्राचीन विश्व के हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्रों से गुजरता है तथा किसी भी अन्य मार्ग की अपेक्षा अधिक देशों और लोगों को सेवाएं प्रदान करता है। पोईसेइद, अदन, मुंबई, कोलंबो और सिंगापुर इस मार्ग के महत्वपूर्ण पतन हैं। उत्तमाशा अंतरीप से होकर जाने वाले आरंभिक मार्ग की तुलना में स्वेज नहर के निर्माण से दूरी और समय में अत्यधिक कमी हो गई है। और ये स्वेज नहर किस देश के अंदर स्थित है? तो स्वेज नहर मिस्र देश के अंदर स्थित है। ये भी अच्छा प्रश्न है, परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है और ये आपका परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में ऊर्जा के परंपरागत स्रोत का वर्णन कीजिए या फिर भारत में ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न कई बार पेपरों के अंदर पूछा जा चुका है और अभी आपके पेपर में भी पूछा जा सकता है। 3 नंबर का सवाल है, तो भारत में परंपरागत ऊर्जाओं के स्रोत कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर कोयला है। ये मुख्य रूप से गोंडवाना और ट्रेशरीय भूभाग कालों के चट्टानों में पाया जाता है। देश में विद्यमान कोयला निक्षेपों का लगभग 80% भाग बिटुमिन्स प्रकार का है तथा गैर कोककारी श्रेणी का है। आपको एक मैं प्रश्न पूछता हूँ कि कोयले कितने प्रकार के होते हैं और उनके नाम बताइए और इसका जो जवाब है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, निश्चित रूप से आप इस प्रश्न का जवाब दे पाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में गोंडवाना कोयले के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? दामोदर, गोदावरी, महानदी और सोन नदी घाटियों में, जबकि ट्रेशरी कोयला यहाँ पर असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा नागालैंड में पाया जाता है। दूसरा स्रोत हम पढ़ते हैं पेट्रोलियम। ठीक है, ये अपरिष्कृत यानी अपरिष्कृत और अनेक अशुद्धियों के साथ टर्शियरी काल की औषधि सेलों में पाया जाता है। देश में मुख्यतः असम, गुजरात, मुंबई हाई, कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी नदी बेसिनों में तेल के निक्षेप पाए जाते हैं। तीसरा स्रोत है प्राकृतिक गैस। इसका उपयोग औद्योगिक ईंधन के रूप में, बिजली क्षेत्र में ईंधन के रूप में, उद्योगों में हीटिंग के लिए, रासायनिक, पेट्रोकेमिकल और उर्वरक उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। और भारत में प्रमुख गैस भंडार मुंबई हाई और अन्य संबंध क्षेत्र पश्चिम तट पर पाए जाते हैं। पूर्वी तट पर कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी प्राकृतिक गैस के नए भंडार खोजे गए हैं। अब आपको ये ध्यान में रखना है कौन कौन से स्रोत हैं वो अपरंपरागत है। तो पहले आपको ध्यान में रखना है नाभिकीय ऊर्जा, दूसरा स्रोत है सौर ऊर्जा, तीसरा है पवन ऊर्जा, चौथा है ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा, पांचवा है भूतापीय ऊर्जा और छठा है जैव ऊर्जा। ठीक है ना, अगर आप इनके नाम लिख करके आओगे ना तो भी आपको 3 में से 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो याद रखना है नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और जैव ऊर्जा, ये भारत में ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत है। परंपरागत कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? कोयला, दूसरा पेट्रोलियम और तीसरा प्राकृतिक गैस। ठीक है, 3 कौन कौन से हैं? परंपरागत, और ये 6 कौन कौन से अपरंपरागत है? इनको याद रखना है नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और जैव ऊर्जा। ठीक है, इनके आगे 2-2 लाइन आप लिखोगे तो भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम का अधिक प्रभावी बनाने के उपाय सुझाइए। और अथवा के अंदर आपको सवाल पूछा है इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाइए। बहुत अच्छा सवाल है, दोनों ही परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं, इसलिए थोड़े थोड़े इनको पढ़ना जरूरी है।
अपन पढ़ लेते हैं पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। बहुत अच्छा सवाल बन चुका है, परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। तो आपको याद रखना है 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर ये शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत उत्तराखंड, मीकरी पहाड़ी, असम की कछार की पहाड़ियां, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला तथा तमिलनाडु की नीलगिरी आदि को मिलाकर कुल 15 जिले शामिल है। 1981 में पिछड़े क्षेत्रों में राष्ट्रीय समिति ने उन सभी पर्वतीय क्षेत्रों को पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में शामिल करने की सिफारिश की थी जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक है और जिनमें जनजातीय विकास उप योजनाएं लागू नहीं है। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय समिति द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए निम्नलिखित 6 सुझाव दिए गए थे। इन सुझावों को आपको सही ढंग से याद रख करके जाना है। पहला है सभी लोग लाभान्वित हो, केवल प्रभावशाली व्यक्ति नहीं। दूसरा है स्थानीय संसाधनों और प्रतिभाओं का विकास किया जाए। तीसरा है जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था को निवेश उन्मुखी बनाना। चौथा है अंतः प्रादेशिक व्यापार में पिछड़े क्षेत्रों का शोषण न हो। पांचवा है पिछड़े क्षेत्रों की बाजार व्यवस्था में सुधार करके श्रमिकों को लाभ पहुंचाना। और छठा है पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखना। ठीक है, और अभी आपको ये अथवा में सवाल है, इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र को सतत पोषणीय विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने हेतु उपाय। तो पहला उपाय है इस कमांड क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास हेतु सबसे महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि जल प्रबंधन नीति का कठोरता से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए तथा फसल एवं चारागाह क्षेत्रों का विकास किया जाना चाहिए। दूसरा है इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों को बोया जाना चाहिए तथा किसानों को बागायती कृषि के अंतर्गत खट्टे फलों की खेती करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा यहाँ पर सुझाव है कि कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसे नालों को पक्का करना, भूमि विकास तथा समतल और बाढ़बंदी पद्धति को प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जाए ताकि बहते जल की क्षति को रोका जा सके। चौथा है जलाक्रांत एवं लवण से प्रभावित भूमि का पुनरुद्धार किया जाना चाहिए। पांचवा है इस प्रदेश में वनीकरण, वृक्षों की रक्षण, मेखला का निर्माण तथा चारागाह का विकास किया जाना चाहिए। छठा है निर्धन आर्थिक स्थिति वाले भू आवंटियों को कृषि के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्तीय एवं संस्थागत सहायता उपलब्ध करवाई जाए। सातवां है इस क्षेत्र में कृषि और इससे संबंधित क्रियाकलापों को अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के साथ विकास किया जाना चाहिए। अब आपके निबंधात्मक प्रश्न हैं और एक प्रश्न आपके 4 नंबर का है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं बता देता हूँ, उनको आपको पढ़ना है। PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। 17 सवाल है हमारा, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्गीकरण कीजिए। कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण करिएगा। ठीक है ना, इसका आंसर ये पूरा लिखित रूप में आपको मिल जाएगा और इसकी PDF आप देख लेना। 18 नंबर सवाल है, भारत में कृषि के विकास का वर्णन कीजिए। और अथवा के अंदर सवाल पूछा है, भारत में तिलहन फसलों पर विस्तृत लेख लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपके 19 नंबर सवाल है, वो विश्व के जो मानचित्र में निम्नलिखित वाणिज्य पशुपालन वाले राष्ट्रों का अंकित करना है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटाइन और अमेरिका को किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका। तो यहाँ पर है अर्जेंटाइना। कौन है? अर्जेंटाइना। और ऑस्ट्रेलिया आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर न्यूजीलैंड। ठीक है ना, ये मैप पूरा आपको विश्व का देखना पड़ेगा। बार बार देखोगे तो जगह आपको स्थायी दिमाग में सेट हो जाएगी और आपका सवाल गलत नहीं होगा। यहाँ पर आपको 4 नंबर मैप के मिलेंगे, एक विश्व का मैप आएगा और एक भारत का आएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर भारत में मानचित्र के अंदर पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तनों का अंकित
कीजिए। दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु और कोलकाता, ये आपके सामने है। यहाँ पर दिल्ली है, या गुजरात के अंदर अहमदाबाद है, कर्नाटक में बेंगलुरु है और यहाँ पर कोलकाता आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। इस प्रकार ये पूरा आपने और हमने ये जो फर्स्ट मॉडल पेपर डैशबोर्ड का है ये हल कर लिया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके अलावा हिंदी और पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इन सभी के वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप ज़रूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।